हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमिक परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वह सारे बच्चे जो आपका 24 अगस्त को यानी कि कल के डेट के लिए क्लास 10th का जो आपका एसएसटी का जो वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एकदम धुआंधार तरीके से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपका वीकली टेस्ट में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास आया है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था। यानी कब की बात चल रही है? 1923 की। 1923 में वह कौन सा ऐसा राष्ट्र था या देश था जिसके पास अथाह संपत्ति थी, बल्कि पूरा संपत्ति था, यानी कि किसी को भी लोन देने का, कर्ज देने का उसके पास पावर था, इतना पैसा था उसके पास। तो वो कौन सा देश था? तो भाई साहब अमेरिका हुआ। ठीक है, याद रखिए बात, पैसा ही पैसा होगा उनके पास ना। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है वैश्वीकरण? भाई साहब एक राष्ट्र प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है, यही संदर्भित करती है। यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेगा कि कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? सबको पता है, ब्रिटेन में किया गया था। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर के प्रश्न पर। देखो, संत 1800 यानी कब की बात चल रही है? 1800 की बात चल रही है। संत 1800 के आसपास निर्मित सूती में कपड़ों का प्रतिशत कितना था? तो 30%। 30% ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कब की बात थी? 1800 की बात थी। 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न लिखा है कि निम्न में कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? बहुत ही भी आई क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मित्र राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर लिखा है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, पंजाब में बनाई गई थी। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि एशिया को यूरोप, यानी कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? भाई साहब सिल्क मार्ग कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर लेकिन वृत्त उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो उसका नाम था टी मॉडल। ठीक है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे डी नंबर में दिख रहा है टी मॉडल, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? यानी कि 1928 से 1934 के बीच में आखिर भाई साहब गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर गई थी? तो आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोगों ने बुक रीड किया होगा, तो आपको पता होगा बेसिकली 50% तक गिर गया था। यानी कि 9 का 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया हमारे पास सब्जेक्टिव में। लिखा है कि वैश्वीकरण क्या है? तो भाई साहब वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना। ये लाइन लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। परंतु थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, सेवा हो, चाहे विचार पद्धति हो या पूंजी हो या बौद्धिक संप्रदा हो, या फिर सीधा सीधी बोलो तो सिद्धांत को विश्वव्यापी करना, यानी कि अपना जो भी संस्कृति परंपरा इसको पूरे विश्वव्यापी करना, यानी कि दूसरे देशों को भी बताना या दूसरे देशों का खुद सीखना, यही वैश्वीकरण होता है। बेसिकली पंकज सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना, यही चीज क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। अप्रतिबंधित मतलब यानी कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, और एक देश का जो संस्कृति हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो दूसरे देश में जाना, दूसरे देश का पहले देश इस देश में आना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है इसी को क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। G77 से क्या तात्पर्य है? तो भाई साहब देख लो, 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों, विकसित देशों ने, विकासशील देशों, भारत कौन सा
देश है? अभी भारत विकासशील देश है। याद रखिएगा बात, विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेजी प्रगति से कोई लाभ नहीं हो रहा था। यानी जो जो भी विकासशील देश थे उनको पश्चिमी साइड में जितने भी देश थे उनकी प्रगति से यानी कि उनकी बढ़ोतरी से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जिसका नाम G77 दिया था। बस इस समूह को ही G77 कहा जाता है और यही इसका मतलब भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, गिरमिटिया मजदूर से क्या समझते हैं आप? तो बताओ भाई साहब, याद रखिएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान, कब? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश में चीज़ों को बनवाने के लिए, काम करवाने के लिए दूसरे देश से लोगों को उठा कर लाते थे। ठीक है ना, इन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, यानी उनसे क्या एग्रीमेंट कराया जाता था। ठीक है ना, और बाद में इसी एग्रीमेंट को एक नया मजदूर गिरमिटिया कहने लगे। यानी कि इसी एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर कहने लगा। ठीक है, जिसे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। और उन्हीं जिन मजदूरों को लेकर आया था उनको एग्रीमेंट हुआ और उन मजदूरों को ही लास्ट में क्या कहने लगा? गिरमिटिया मजदूर कहने जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि रेंडर पेस्ट किया है भाई साहब, तो याद रखिएगा रेंडर पेस्ट पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी थी। एक प्रकार की बीमारी और किसमें होती है? पशुओं में होने वाली बीमारी थी, जो 1819 के दशक में पूरी अफ्रीका के महाद्वीप में फैल गई थी। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में फैल गई थी, जिससे अफ्रीका में हजारों पशुओं की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और वहाँ के लोगों की आजीविका पर प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि उस टाइम पे पशु बहुत ही ज़्यादा, देखा जाए तो सीधा सीधी में ठेठ भाषा में बोलो तो पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। दूध वगैरह खेती बाड़ी उससे होता था, लेकिन पशु मरने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होता था, आजीविका जीवित रहने में बहुत दिक्कत होता था उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पर। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बेसिकली मुख्यतः 3 कारक है। पहला व्यापार में भूमंडलीकृत विश्व जो है ये वाला, इसमें बहुत ही मुख्य कारक है व्यापार। दूसरा क्या है आपके पास? काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना, सीधे सीधे याद रखिएगा। पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का, ये सभी भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। हाँ, थोड़ा नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, जैसे कि यहाँ 3 है, 3 के बाद 8 5 आ गया, तो मैंने बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई साहब कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम लोग कुछ पर्सनल काम में फंसे हुए थे, पर आप टेंशन मत लीजिए। एनी हाउ आपको जिस प्रकार से पहले वीडियो मिलता था मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा मोड़ा काम में फंसा हुआ हूँ, पर जल्दी आपको कुछ दिन में 6-7 दिन के अंदर में आपका प्रीतम अकादमी जिस प्रकार से पहले के शेड्यूल में चलता था, वीडियो आना था उसी प्रकार से मैं फिर से कर दूंगा, आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा।